हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हेल्प नीति के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारी जो इंटरव्यूज़ की सीरीज़ एक चली है वो आज आगे बढ़ रही है और आज जो हमारे अतिथि है उनका नाम है मिस्टर रामलाल चौहान जी। ये शिलाई तहसील के भटनोल गांव से आते हैं। हाल फिलहाल में रामलाल जी ने इंग्लिश के विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो आज रामलाल जी से चर्चा करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं उनके गांव में हम, ये भटनोल गांव है, पीछे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है। तो मैं रामलाल जी से आपको मिलवाता हूं। तो ये रामलाल जी है। सबसे पहले तो आपको हेल्प नीति की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद जी। कि आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। और ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हमारे पूरे बनों खत की अगर मैं बात करूं तो आप पहले हो जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बन के दिखाया है। तो बहुत वंस बहुत अगेन वी धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच। तो आइए आज इनके साथ थोड़ी चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको इंग्लिश विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो क्या पैरामीटर्स है, किस तरीके की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और किस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसमें आपका फैमिली का कैसा सपोर्ट रहना चाहिए, आपके सगे संबंधियों का कैसा सपोर्ट रहना चाहिए। आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे रामलाल जी से। तो रामलाल जी बैठिए आप। जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, गांव के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है। जी, नमस्कार, मेरा नाम रामलाल। मैं सिरमौर के शिलाई तहसील से गांव भटनौल से बिलोंग करता हूं और मेरी जो स्कूलिंग है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानली ढाढस, और उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो शिलाई कॉलेज से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो नाहन कॉलेज से हुआ। तो एक जो इंग्लिश अगर हम विषय की बात करें जी। तो इंग्लिश विषय जनरली प्रेफर नहीं करते हैं पहाड़ों में लोग। इंग्लिश जी। एक बहुत बड़ा हवा है अपने आप में लोगों के लिए। तो आपको ये सब्जेक्ट कैसे भाया, ये जानना बड़ा एक ज़रूरी विषय है। जी, इसके लिए मैं 2-3 लोगों के लिए श्रेय देना चाहूँगा। ओके। सबसे पहले यहाँ गुरमीत सिंह जो हमारे यहाँ टीचर थे, जी उसके बाद सुरेश सर थे जो ओके। लेक्चरर थे, जी उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है, कॉलीग है, बहुत ही ख़ास दोस्त है विजेंदर, उन्होंने काफ़ी अच्छा ओके। मोटिवेट किया विजेंद्र जी ने आपको मोटिवेट इस किया। विषय को के लिए, क्या स्पेशली वो भी इंग्लिश इसी के लिए। विषय से आते हैं जी, या? वो भी इंग्लिश लिटरेचर से ही ओके। अभी तैयारी कर रहे हैं। जी जी। जी। तो उनका काफ़ी सहयोग रहा, मतलब जी, किस बहुत तरीके ज़्यादा का सहयोग रहा मोटिवेशन उन्होंने। उन्होंने दिया आपको? मोटिवेशन हमेशा उनका ये रहा है कि हमें जो है इस सिलेबस और इस सब्जेक्ट से और इस लैंग्वेज से कुछ ना कुछ बेहतर या फिर डेप्थ में कुछ करना चाहिए। और जी जो हमारा जो गोल था वो फाइनल गोल यही था कि हमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च में जाना है। तो ऑलराइट। ये हमारा गोल था। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये देखने को एक उदाहरण के तौर पे एक मिसाल पेश की है इन्होंने कि इनके साथी ने, अध्यापकों ने तो इन्हें किया ही प्रोत्साहित, ऐसा नहीं है, जी। लेकिन इनके साथी ने जो शायद तैयारी कर रहे होंगे वो भी, जी। तो उन्होंने इनको कैसे प्रोत्साहित किया और उसका इनके जीवन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है कि आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन के हमारे समक्ष बैठे हैं। तो हम सबके ऐसे मित्र होंगे तो ज़रूर हम सब लोग तरक्की करेंगे। जी, तो बिल्कुल। रामलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये डिसीजन आपने कब लिया कि अब आपको इंग्लिश का प्रोफेसर ही बनना है और इधर उधर नहीं जाना है, और फिर आपका जो यूजीसी नेट या सेट किस तरीके का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और फिर उससे आगे आपकी तैयारी कैसे चली? जी, सबसे पहले तो जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, उस समय जी। लिटरेचर के जो एक प्रोफ़ेसर थे वहाँ पर संदीप शर्मा करके, संदीप शर्मा नाहन जी, कॉलेज में। नाहन तो कॉलेज में। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था कि हमें जो है यूजीसी नेट के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि यूजीसी ओके। नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, जी उन्होंने उस समय बताया था। जी फिर हमें जो लगा कि शायद ये सही स्कोप है या फिर ठीक है, जी। फिर लेकिन जो हमारे दोस्त थे, हमारा जो ग्रुप था, फ्रेंड हमेशा ही सर्कल एक। फ्रेंड सर्कल जो है मोटिवेशनल रहा है। एक ओके। दूसरे के लिए हम सहयोगी रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा ज़्यादातर सहयोग जो हमारी फैमिली ने किया है, ओके। जो हमारी फैमिली है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया था, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली है, चाहे किसी फैमिली की प्रकार। बात आती है तो शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो विदाउट फैमिली के सपोर्ट के जी। आगे बढ़े। मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप अपने फैमिली के बारे में बताएं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड या कौन जी। कौन फैमिली में है, किस तरीके से फैमिली ने आपको प्रोत्साहित किया। जी, मेरी फैमिली में जो मेरे मदर है, मेरे ब्रदर है और उनकी वाइफ़ है, जी। वो 4 छोटा-सा परिवार है और मैं हूँ, तो 5-6 अच्छा, लोगों का। आपके पिताजी नहीं है? जी, वो एक्सपायर हो गए थे कुछ समय पहले। तो ओके, तो बड़ा उसके दुखद बाद जो विषय है है। जो स्ट्रगल रहा है, मेरे ब्रदर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है
फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको पढ़ना चाहिए। जी, फिर जी। उस तरह से उन्होंने उनके अंदर क्या इमोशंस रहे है, क्या नहीं रहे है, मैं फैमिली का जो सिचुएशन थी उनको सब कुछ समेट करके अपने अंदर लेके मैं इस राह पर चला कि नहीं मुझे ये करना है और कुछ करके कुछ दिखाना है करके और ये दिखाना जो है। ज़िम्मेदारियों का जी, बोझ पड़ा है उसे अपने जी, कंधों पे लेना है। जी, तो देखिए कितना एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि जो चुनौतियाँ आई जब किसी बच्चे के सर से पिताजी का हाथ ही उठ जाए तो वो किस तरीके का अनुभव उसके जीवन में रहता है वो तो शायद जी, आपसे बेहतर कौन ही बता पाएगा, कौन ही समझ पाएगा। जी, लेकिन आज विषय वो नहीं है, फिर भी आप इतना ऊंचे लेवल तक पहुंचे हो, ये एक अपने आप में बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। आपके पिताजी जहाँ भी कहीं होंगे ज़रूर आपको आशीर्वाद जी, दे रहे होंगे, आत्मा आज उनकी तृप्त हुई होगी कि आपका जो एक लक्ष्य था आपने वो करके दिखाया। तो रामलाल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि इंग्लिश एज अ अगर हम विषय को समझना चाहें तो इंग्लिश विषय क्या है? मतलब एक आम आदमी अगर समझना चाहे कि व्हाट इज़ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, और फिर इसको वुड यू लाइक टू अनफोल्ड इट फॉर अस कि भाई हम जो नहीं जानते इंग्लिश को, जैसे जी, इंग्लिश में हमने थोड़ा बहुत सुना है कि कोई पोइट्री होती है, कोई ड्रामा होता है, तो थोड़ा आप इसको माइनिंग करके हमें समझाएं कि व्हाट इज़ जी। इंग्लिश। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है जी, और दूसरा है इंग्लिश लिटरेचर। जी, लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो सिमिलर पार्ट है, लेकिन अलग अलग नहीं है, लेकिन सिमिलर है। आप ठीक है इसको जी। अलग नहीं कर सकते हैं, है ना? मतलब या फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस, ये अपोजिट है दोनों के एक दूसरे के लिए। ये या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं तो लिटरेचर आप समझ नहीं पाएंगे। अगर ओके, आप लिटरेचर को जानते हैं लैंग्वेज को नहीं जानते तो फिर मतलब बैलेंस नहीं अगर होगा। हम इसको कहें कि जो जी, इंग्लिश हम जनरली सुनते हैं दैट इज़ फंक्शनल इंग्लिश, फंक्शनल और इंग्लिश जो आप पढ़ते हो या दैट इज़ लिटररी इंग्लिश। लिटरेरी ओके, इंग्लिश। तो लिटरेचर ये इज डिफरेंट थिंग। ठीक है जी, जी। हाँ जी। जो लिटरेचर। लिटरेचर में है जो बहुत सारे वेरिएशन है, लिटरेचर को आप एक प्रकार का ट्री भी मान सकते हैं कि ठीक है इसके सर। बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे ड्रामा है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, इसके अंदर आता है ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांस है ना? ओके। फिर आपका नॉवेल्स है, पोइट्री है, और अब तो नया जो अभी जनरा आया है जैसे ओके, कि ग्राफिक नॉवेल्स है। कि ग्राफिक नॉवेल्स है, ग्राफिक ये नया नॉवेल्स है, जेनरा ये एक नया आप कह रहे जेनरा हो कि जॉनरा भी जो आया है ओके, वो इंट्रोड्यूस हुआ है, भारत में इतना ज़्यादा अभी पॉपुलर पॉपुलर नहीं नहीं है। नहीं है, वो ओके, नया है। तो इस प्रकार इवेल्युएशन होता रहता है इंग्लिश लिटरेचर में। ऑलराइट। जी, तो ये जो आपने अभी डिवीज़न हमें बताई, जी, इसमें आपका कौन-सा है पसंदीदा? अगर हम कहें कि भई रामलाल जी किसके स्पेशलिस्ट है या किसके एक्सपर्ट है, या जब आप कॉलेज में एंटर करोगे जी, तो व्हाट वुड बी योर स्पेशलिटी कि बच्चा आपके पास आके पोएट्री समझेगा, ड्रामा समझेगा या नॉवल समझेगा या कुछ और? जी। जो कॉलेज में है, आप पोइट्री की बात करें, पोइट्री इज़ एन इमोशन। अगर आप इमोशन को लिख पा रहे हैं और वो जो लिखा हुआ है आप उसको कन्वे कर पा रहे हैं स्टूडेंट के लिए, ऑलराइट। तो वो जो है डिफरेंट थिंग है। लेकिन जो ओके। इंटरेस्ट जो होता है, हाँ जी। एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, वो दूसरा होता है। जैसे मेरा था पर्टिकुलर इंटरेस्ट था नॉवेल्स। अच्छा, नॉवेल्स नॉवेल्स में। नॉवेल्स में था। ओके। मेरी जो फेवरेट नॉवेल्स है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक नॉवेल है, ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी। हाँ, ओके। उस किताब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जैसे कि उसकी 1-2 लाइन्स भी है, मैं आपको यहाँ पर कोट करना चाहूँगा जी, जी। कि जैसे मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, ओके। है ना? ध्यान से सुनिए, व्हाट डिड ही से? दैट मैन मैन इज़ इज नॉट नॉट मेड फॉर मेड फॉर डिफीट। व्यक्ति की जो संरचना हुई है या व्यक्ति की जो उत्पत्ति हुई है जी, वो हारने के लिए हारने नहीं के हुई लिए। है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड जी, ही इज द एग्जाम्पल that despite losing his father, जी, he persistently prepared for the exam, and finally he has reached the zenith and has become the assistant professor in the government of Himachal Pradesh. So he is the sort of right example to what to say, like to exemplify this particular quote that man is not made for defeat. तो मैन जी, इंसान की उत्पत्ति हारने के लिए हुई नहीं है। जी। कुछ और इस तरीके की चीज़ें जो अंग्रेजी से आपको सीखने को मिली, आप और दूसरा इन्हीं का ही एक कोटेशन था, मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीट, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट बट नॉट नॉट डिफीट। डिफीट। ये इनका कोटेशन था। और एक मुझे जॉन मिल्टन का याद आता है कि मैन कैन नॉट डिफीट अनटिल और अनलेस हिज ओन कंसेंट। ओके, बिना उसकी मर्जी के यस, इंसान को हराया नहीं जा सकता है। जी, तो देखिए हम आम भाषा में भी अगर हम अपने कहें ना, कहीं ना कहीं बोलचाल में ये चीज़ें आती है, लेकिन आज हमें ये समझने में
मतलब आज हमें ये अवसर मिल रहा है चीज़ों को समझने का कि ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जी। कहीं ना कहीं चीज़ें लिटरेचर से ही आई है, जी, हम ये लिटरेचर। चीज़ मान ले। जी। तो कुछ और ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो आपके लिए रहे हो इंग्लिश भाषा से, या कोई ऐसा लेसन जो स्टूडेंट्स के बहुत काम आ सकता है, जो इंग्लिश भाषा से पर्टिकुलरली आपको मिला है? इंग्लिश भाषा से और इसका इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जी लैंग्वेज से जो आप अपने आप को कन्वे कर पाएंगे, वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जी। और जो आप लिख रहे हो डिफरेंट होती है ना। ओके। जो मोटिवेशन है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो पर्टिकुलरली जो किताब है, किताबों जी। से ही मिलता है, नॉवेल्स से। अगर आप पढ़ नॉवेल्स के, पढ़ोगे तभी आपको जो तो मतलब एनहांसमेंट है वो। हम इसको ये कह सकते हैं कि जी। रीडिंग इज द बेस्ट रेमेडी यस। टू जी। डेवलप योर इंटरेस्ट। रीडिंग इज द बेस्ट बेस्ट रेमेडी, इफ आई रेमेडी। मे पुट इट इन दैट वे। यस यस, राइट। तो पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। स्कोप आपको बढ़ाना पड़ेगा जी। पढ़ने का। तो रामलाल जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। यूजीसी नेट की परीक्षा आपने क्लियर की, सेट आपका क्लियर नहीं। नहीं है। तो देखिए, प्रोफेसर बनने के लिए नेट और सेट दोनों का क्लियर होना ज़रूरी नहीं है। जी। आइदर यू शुड यू शुड क्लियर क्लियर सेट और नेट। सेट और नेट, एक से आपका काम चल जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इंग्लिश के वे स्टूडेंट्स या वे अभ्यर्थी जिनका भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, जिनका शायद एग्ज़ाम अभी अब होने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि जी। ये भी एक पंचवर्षीय योजना टाइप हो गया है, हिमाचल के अंदर प्रोफेसर की भर्तियां भी चुनाव टाइप ही हो गई है। जी। तो वो तब तक कैसे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट सीख करे, कैसे अपने आप को कंसिस्टेंटली रखें, जिनके पास अभी सरकारी ऑप्शन नहीं है। जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च की, शायद आप पहले कहीं कॉलेज में पढ़ाते थे, जी। तो और कहाँ इस तरीके के ऑप्शन है, या आपने कैसे ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया? इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा दो प्रकार, शायद दो प्रकार के होते हैं। जी। एक तो टीचिंग होता है, एक रिसर्च होता है। टीचिंग और रिसर्च। टीचिंग में फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है, वो पीटीए पे, लोकल पीटीए पे वहाँ पर आपको रखते हैं। जैसे कि मैं भी एक लोकल पीटीए पे काम करता था, ये कहाँ आपने पढ़ा रेणुका है? जी कॉलेज ददाऊ में। ओके, ददाऊ वहाँ कॉलेज पर में। मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वहाँ कितने पर कितने महीने, समय कितने ड्यूरेशन साल? रहा, 3 महीने अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, 3-4 महीने हाँ आपने जी। पढ़ा है। हाँ जी, ये है। और टीचिंग के लिए आपको ज़्यादातर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपका शुलिनी यूनिवर्सिटी है, अदर यूनिवर्सिटीज़ है। हाँ, मतलब जितनी भी जी, प्राइवेट जी, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, दे कैन यूनिवर्सिटीज़ है। प्रोवाइड इवन अपॉर्चुनिटी। जी। तो देखिए, तैयारी के साथ साथ आपको, अगर आप एम्प्लॉयमेंट भी सीख करना चाहते हो, तो दीज आर दी ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम। वो तो है ही है, खैर जी। वो तो बेस्ट ऑप्शन है। तो अब जो एक स्टूडेंट है, वो ये जानना चाहेगा कि रामलाल जी ने अपनी तैयारी कैसे की। नेट की तैयारी का आपका क्या शेड्यूल था, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है, तो बुक लिस्ट आप थोड़ी क्विकली अपनी बताइएगा, और क्या आपका शेड्यूल रहता था, कितना टाइम आप पढ़ते थे, और फिर वो जो सफ़र आगे बढ़ता रहा, और इंटरव्यू स्टेज तक जब आपका कमीशन क्वालिफाई हुआ, आपका इंटरव्यू स्टेज तक का वो पूरा एक लेखा जोखा आप अगर स्टूडेंट्स के लिए देना चाहें। जी। मैं जब यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक 4 बजे उठा हूँ। और ये आप 4 कहाँ बजे कर रहे थे प्रिपरेशन? प्रिपरेशन में शिमला यूनिवर्सिटी में कर रहा था। अच्छा, यूनिवर्सिटी वहाँ पर समरहिल में ही समरहिल कर रहे में होंगे। ओके, हाँ ठीक जी। है सर। तो जी। मैंने वहाँ 2 साल, जब जनवरी का महीना होता था, वहाँ पर गुजारे हैं 2 साल। तो वहाँ पर जो बर्फ़ गिरता है 4 बजे, वो हमने देखा है। सूर्य उदय जी। कैसे होता है वो हमने देखा जी। है ना। तो आपको जो है कंसिस्टेंटली एक इस पे ज़्यादातर फोकस्ड स्टूडेंट्स रहना। ने तो ये पढ़ाई कि सूर्य उदय भी होता है, जी। शायद देखा नहीं है। जी। जी, आगे और बढ़े। हमें जो है हमेशा ही मोटिवेशनल रहने के लिए एक चीज़ पे पढ़ने के लिए, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें जी। बहुत ज़्यादा डेट्स है, हाँ, डेट्स को याद करना जी। बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, जी। क्योंकि ये जो चीज़ें है रेगुलरिटी पे आएगी, आपको कंटिन्यूटी पे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। मतलब कंसिस्टेंटली आपको जी, तैयारी करते रहना पड़ेगा, consistently रिवीजन करते रहना रिवीजन पड़ेगा। करते रहना पड़ेगा। जी। और फिर उसके बाद जो मैं 1-2 किताब जो है प्रेफर करना चाहूँगा, जो बिगनर है यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए WJ इन लंग है, इंग्लिश लैंग्वेज में। इन इंग्लिश लिटरेचर, जी। है ना। WJ लंग है, उनकी जो बुक है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है जी, वो बहुत WJ लंकी जी इज फॉर बिगिनर्स। बिगनर्स। जी। फिर उसके बाद जो अगर आप वो कंप्लीट करते थे, उसके बाद डेविड डाइचिस काफ़ी अच्छी है, 2 डेविड वॉल्यूम। डाइचीज। डेविड डाइचिस, डेविड डाइचीज वुड बी फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड दी WJ लंग। WJ लंग की किताब। जी। जी। उसके बाद आपका डेविड डाइचिस, उनकी ओके। 2 वॉल्यूम में आती है। और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, उसके लिए पीके नायर की किताब है,
फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही फॉलोड और ही स्टडीड द पीके नायर बुक। पीके नायर तो बुक। आप भी वो प्रेफर कर सकते हैं। जी। तो उसके बाद आपका ये जो शेड्यूल रहता था, स्टडी कहाँ, घर पे होती थी या लाइब्रेरी में जाके, या लाइब्रेरी कैसे? में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होती थी, जो 24 का एरिया है वहाँ पर। अच्छा। जैसे सुबह 6 बजे जाना, जो कमीशन के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली 5 बजे जाया करता था। 5 से 9 बजे तक मेरा शाम का रूटीन रहता था। जी। 9 बजे के बाद फिर रूम में जाना, खाना, थोड़ा उसमें टाइम जाता था। तो ज़्यादातर जो है जो आपका फोकस्ड एरिया होना चाहिए, वो हमेशा ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, तो जी। कंसिस्टेंसी इज द की इफ Key। वी कंसिडर रामलाल्स एक्सपीरियंस, तो इनकी कंसिस्टेंसी जी। सबसे ऊपर रही है। अच्छा, दूसरी अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें कि जब आपका यूजीसी नेट, कई मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए या कुछ टेस्ट सीरीज, कोई कोचिंग इस टाइप से कुछ किया था आपने? जी, कोचिंग मैंने एक बारी ली थी। आप इंस्टीट्यूट का नाम भूल गया मैं, दिल्ली से ली थी मैंने ओके, कोचिंग। दिल्ली से आपने जी। कोचिंग ली थी। उसके बाद जो है मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि उस समय शायद मैं अप्रोक्सीमेटली यूजीसी नेट से मैं 3 बार रहा हूँ। ओके, और ये मतलब यूजीसी दो-दो नेट आपका दो-दो थर्ड मा- अटेम्प्ट में हुआ है या फोर्थ में? ये फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ है। फोर्थ अटेम्प्ट में इनका जी। निकला था। जी। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे बने थे 53%, 55 मेरिट गए थे। फिर जो ये जो सिलसिला है चलता रहा 2-3 सालों ओके, तक। ओके, ओके। फिर उसके बाद 2020 में नेट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जो है कमीशन आया, कमीशन में तो थोड़ा it is टाइम like लगा। कि you are lucky, you are Yes। fortunate enough that the moment you cleared the UGC जी। net, हिमाचल गवर्नमेंट was ready to welcome you with their commission exam। तो ये अच्छी बात है, भाग्य भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो उसके बाद जिस दिन आपका कमीशन का रिटर्न निकला, जी। तो फिर क्या एक्साइटमेंट थी और क्या प्लानिंग थी इंटरव्यू के लिए कि अब इंटरव्यू कैसे देना है? जी, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करनी, आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। ठीक है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जी। कोई भी अंदर जा रहा है, वो सबसे पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए अंदर से कि मैं जा रहा हूँ, Okay। आई एम वर्थ इट और नॉट, है ना। Alright। इफ़ यू आर नॉट वर्थ फॉर इट, देन It does not make any sense to appear in Yes। any sort of interview। Yeah। All right। फिर अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो वो जी। नर्वसनेस डेफिनेटली आती है। जब आप वो बोर्ड देखते हैं ना, तो डेफिनेटली वो जो अच्छा, हिमाचल प्रदेश हिमाचल लोक संघ प्रदेश आयोग का लोक बहुत संघ आयोग बड़े का बड़े बहुत बड़े बड़े शब्दों शब्दों में वो में जो एक सपना नर्वसनेस, सा भी होता है कि वहाँ एक तक डिज़ायर पहुँचना होती है था, वहाँ तक डिज़ायर पहुँचने होती है की। पहुँचने की। जो सपना हमने कॉलेज से देखा था, आज जी। हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक प्रकार का प्रोसेस जो है वहाँ जी। पर सक्सेस हो जाते हैं जब हम अंदर होते हैं। लेकिन नर्वसनेस उसके ज़्यादा और बढ़ती है जब इंटरव्यू से पहले आप हॉल में होते हैं। तो जैसे जब आप अंदर इंटरव्यू रूम में गए, जी। तो वहाँ पे किस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे गए और वहाँ के अंदर का जो माहौल था वो कैसा था? इंटरव्यू हॉल, मतलब इंटरव्यू रूम का। जी, जो इंटरव्यू रूम का माहौल जो है हमेशा ही टेंस रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो अननोन कमोडिटी बैठी हुई है जी। वो हमेशा ही आपको जानने की कोशिश करेंगे कि आप कौन हैं, है ना। तो हमेशा ही आपने वही रहना है जो आप है ना। डू नॉट एग्जेजरेट योरसेल्फ, है ना। ऑल राइट। अपने आप को एग्जेजरेट मत कर। हाँ। जो आप है वही वहाँ पर एक्सप्रेस करें। वहाँ पर किसी पर मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको सेल्फ एनालिसिस का बहुत अच्छे से ज्ञान है। और जो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली एरिया से पूछे जाते हैं। जैसे मैं शिलाई और सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, तो सिरमौर और शिलाई से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक फॉर एग्जांपल कैसा फॉर क्वेश्चन एग्जांपल जैसे क्रॉप्स है, मिनरल्स है, कौन कौन से मिनरल्स है, क्रॉप्स है, तो आप क्रॉप्स कौन सी उगाते हैं। अगर आप क्रॉप्स पे फोकस करते हैं, जैसे जिंजर है, तो जिंजर कितने टाइम पीरियड में आता है ना, ऑल राइट, उस प्रकार से पूरा प्रोसेस। जी। ओके। और फिर जैसे मैंने रेणुका जी कॉलेज में पढ़ाया था, तो रेणुका जी से रिलेटेड पूछा गया था कि रेणुका जी कौन थी, कहाँ से, क्या हुआ वहाँ पर। मतलब जी। उस प्लेस की इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल के अंदर। जी। अच्छा, आपके लैंग्वेज से, लिटरेचर से पर्टिकुलरली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्योंकि स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जी। दे माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वाज बीइंग बॉम्बार्डेड ऑन यू व्हाइल जो मेरे से लिटरेचर से पूछा गया था, सबसे पहले नॉवेल्स, क्योंकि नॉवेल्स जो है थोड़ा ये मैंने quickly बताया था। अगर इंटरव्यूज के क्वेश्चंस बता पाएंगे ताकि जी। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाए जी, स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बताया था कि नॉवेल्स मेरा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने पूछा थी व्हाट इज एपिस्टलरी नॉवेल, एपिस्टेलियल नॉवेल। एपिस्टलरी नॉवेल, है ना। तो मैंने जैसे ही वहाँ पर बताया, तो उन्होंने बताया हु इज़ द फाउंडर और हु इज़ द प्रोमिनेंट राइटर ऑफ एपिस्टलरी नॉवेल, हु वाज द फर्स्ट राइटर हु
wrote in novels, who was the first writer, who was the father of novels. Okay. तो उन्होंने इस प्रकार से बताया था। एंड अपार्ट फ्रॉम नॉवल व्हाट डिड दे आस्क? वो बहुत सारे क्वेश्चन से रैपिड फायर्स हुआ था, फिर उसके बाद कि 15-20 क्वेश्चन उन्होंने रैपिड फायर में पूछे थे, जो जैसे आपको 2-4 जैसे कि आपका लीव्स ऑफ ग्रास है किसने लिखा है, अ पैसेज ऑफ इंडिया किसने लिखा है। Okay. फिर आपसे पूछा गया था कि बहुत सारे वर्क हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का है ना, उनके बारे में पूछा गया था। Okay. फिर उस प्रकार से इंटरव्यू चलता गया, क्योंकि वो सिमिलर जो राइटर थे जी जी उनसे पूछा गया था। ओके। तो रामलाल जी, आपकी पूरी यात्रा हमारे समक्ष है, जी लेकिन कुछ भी आपका इंटरव्यू निकला, प्रोफेसर बने, लेकिन हमारा जो अनुभव है आज भी जो एक इंग्लिश भाषा के रूप में अभी भी एक बहुत ही डरावनी भाषा है, जी क्योंकि एक तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, जी 200 साल तक इस सोने की चिड़िया को बिना पंखों की चिड़िया बना के छोड़ दिया। जी जब रामलाल जी कॉलेज में एंटर करेंगे, जब रामलाल जी बच्चों की क्लास लेने जाएंगे, तो रामलाल जी का क्या फॉर्मूला होगा इस भाषा को बहुत सरल बनाने का और अधिक से अधिक लोगों तक इस भाषा को भाषा के रूप में पहुंचाने का? जी मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्कूल्स है और कॉलेजेस है, जी वहाँ पर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, नॉट एज ए लैंग्वेज। ओके। देख है ना? लीजिए, बहुत बड़ी बात कही है जी। इन्होंने कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट नॉट एज अ लैंग्वेज बट एज अ सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट, जी। क्योंकि उसका हमेशा ही ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश का, हाँ जी। है ना, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है कि इफ़ यू आर टीचिंग इंग्लिश पोइट्री एंड ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी, देन इट्स अ डिफरेंट मीनिंग। ओके। But if you are conveying a same Same meaning, message. same passage in into English, then a different meaning, है ना। तो वो Okay. जो है एक लैंग्वेज जो है हमारी छूट जाती है ना, हाँ, वो मतलब सब्जेक्ट जो है वो गैप आगे बढ़ गैप जाता है, गैप अपने आप आ वो जाता है। अपने आप ही गैप बढ़ जाता है। तो आपका क्या प्लान होगा जब आप जी मैं students एज के ए साथ सब्जेक्ट interact और करोगे? एज ए लैंग्वेज दोनों को साथ लेके चलूंगा। ओके, तो जी। आपका प्लान होगा कि आप दोनों को साथ लेके साथ चलेंगे। जी तो रामलाल जी, आपसे बातचीत हुई, कोई ऐसा संदेश जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, जो आपके कम्युनिटी के ही कहूँगा मैं तो, कि जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश जी। लिटरेचर की, और एक आम आदमी भी जो कोई इस इंटरव्यू को सुनेगा या सुन रहा होगा, कि उनके लिए आपके जीवन का क्या आप ऐसा अनुभव साझा करना चाहोगे? क्योंकि देखिए, कुछ चुनिंदा लोग ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन पाते हैं, जी तो ऐसा नहीं है, आपका एक अपना अनुभव होगा, और वो अनुभव जनता के कैसे काम आ सकता है। कोई ऐसा आपका अच्छे से अच्छा अनुभव हो सकता है, कोई बुरा अनुभव भी हो सकता है, वो किसी के लिए अच्छा भी जी हो सकता है, लेकिन मैं- पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट कम्युनिटी पर फोकस करते हुए आप कुछ अपने जीवन का ऐसा अनुभव कि उन्हें आगे चलने के लिए एक मोटिवेट, एक कैटलिस्ट की तरह वो बातें काम करे। कहना चाहूँगा जो भी हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स है, जी। उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी है, टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, है ना, ओके, आप अपने आप से बिल्कुल सच्चे रहे। सच्चे जो रहे। आप तैयारी कर रहे हैं वो दिल से हाँ। तैयारी करें। अपने आप से आपने अगर मेहनत की जी। है ना, अगर आप कहीं पे शॉर्टेज कर रहे हाँ हैं, जी। तो उसको इम्प्रूवमेंट करना है, ना कि उसको ये बताना है कि यार ना ये कि मुझे, उसको छुपाना है। जी छुपाना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है। ओके। क्योंकि जो मेरा जो पर्सनल जो रहा है जी। कि कई चीज़ों पे मैं लेक करता था, तो मैंने उसके ऊपर काम किया है ना। अगर जो यूजीसी नेट है वो क्लियर करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, है ना, हाँ, नहीं ठीक है, है। बिल्कुल। तो आपको उसको इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे फर्स्ट पेपर है और 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट के लिए, मैं आपको जी। बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको क्या अलग से स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, सेकंड पेपर के लिए अलग से स्ट्रेटजी करनी जी। पड़ेगी। तो आपको जो है दोनों को ही साथ लेके चलना है। ये मतलब नहीं अलग है अलग कि- से तैयारी नहीं होगी, जी, मतलब एक दोनों साथ को साथ आपकी लेके लिटरेचर चलना की है। भी, और जो जी। एप्टीट्यूड वाला है जी। वो भी आपको एक साथ चलेगा। जी तो हाँ और जी। कोई संदेश संदेश आपको? यही देना चाहूँगा कि अपने आप से सच्चे रहिए, तैयारी में जुटे रहिए, और कोई भी चीज़ दूर नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामलाल जी को एक बार पुनः बधाई देता हूँ Thank you. कि आपने Thank you ये so बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है, Thank you. और ईश्वर करे कि आप इसी तरीके से और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें, जी लैंग्वेज में उनकी सभी की सुधार हो, भाषा उनको पकड़ में आए, और भी आप जैसे युवा प्रोफेसर निकले, ताकि हमारा देश शिक्षा के राह पर बहुत सरलता से और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ पाए। जी तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. हेल्प नीति से बात करने के लिए थैंक यू धन्यवाद। सो मच। तो साथियों, ये हेल्प नीति की एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर
रामलाल जी जैसे, ये तो मेरे मित्र भी रहे हैं, जहाँ पर इन जैसे चेहरों को जगह नहीं मिलती है, क्योंकि बड़े पर्दे पर तो टीआरपी के लिए काम किया जाता है। लेकिन हेल्प नीति ने एक ये पहल की है कि जितनी हमारी पहुँच है, हालांकि हमारे पास भी सीमित संसाधन है, तो जितना भी हम उसमें कर पाएंगे, कुछ ऐसे गांव के चेहरे आप लोगों के समक्ष लाएंगे। और अभी मैं एक आपको सच्ची बात बताता हूँ, अभी रामलाल भाई जो है वो गोबर ढो रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ से मैं इनको ज़बरदस्ती लाया। मैंने कहा आ जाओ भाई यार, अब हम इतने दूर से आए हैं, मैं भी अपने गांव से आया था इधर, तो ये आए हैं बेचारे, तो नहा धो के तैयार जी। हुए हैं। तो बच्चे ऐसा ना समझे कि गोबर उठाने वाले या गांव के परिवेश में रहने वाले लोगों को सफलता नहीं मिलती है। मुझे लगता है रामलाल जी से बड़ा उदाहरण हमारे लिए नहीं हो सकते हैं, कि जिन्होंने परिवार में भी इतना संघर्ष देखा। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि आप इनके विचारों को और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसको पूरे अपने ग्रामीण कम्युनिटी में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को सीखने का, आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ जुड़े रहिए हेल्प नीति से। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज़रूर कुछ ना कुछ आप यहां से सीख के जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।